मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपनी पीवाई की सीरीज़ में हम इससे पहले 7 मार्च 7 मार्च 2022 की ऑल थ्री शिफ्ट्स, ठीक है, ऑल थ्री शिफ्ट्स कर चुके हैं। ठीक, अब जो 7 मार्च के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 16 मार्च 2022 को, जो कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्ट, जिसका हम रीजनिंग का पोर्शन आज करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे समझने वाली। डीएसएसबी ने जैसे पिछली बार क्या है, दिल्ली में दो तरह के स्कूल्स हैं। एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, एक आते हैं ये एनएमडीसी लिखा है, ये एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, उसके स्कूल हैं। तो दोनों के अलग अलग एग्ज़ाम लिए थे, बट इस बार क्या होगा कि उन दोनों की वैकेंसी तो अलग अलग हैं, लेकिन एग्ज़ाम एक ही लिया जाएगा। बाद में प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी स्टूडेंट से, और जिसके मार्क्स, मेरिट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको उस या तो डीओई का स्कूल मिलेगा या एनडीएमसी का स्कूल मिलेगा। ठीक है। इसलिए हमारे लिए दोनों प्रीवियस ईयर पेपर करने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि इस साल दोनों साथ में ही लिए जाएंगे। साथ में मतलब एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि रीजनिंग का पार्ट है। देखो, ये 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले यहाँ देखो, ये मेंटल एबिलिटी लिखा है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी के जो ये पार्ट है, पोर्शन है, रीजनिंग है जिसको अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं, उसका पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ और, पहले हम जैसे इंग्लिश मीडियम के जो पेपर थे हमारे पास वो थे, हम उससे पढ़ा रहे थे। आज हिंदी मीडियम का है, तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। सो तो प्लीज़ डोंट माइंड, ये हिंदी में है तो इसको आप इजीली समझ लेंगे। इसमें देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। सिंपल सी बात है, ये बोला गया है कि भाई यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 कॉलम है, ना सॉरी 4 रोज हैं, 3 कॉलम है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो लॉजिक है वो ऐसे फॉलो होगा या फिर ऐसे फॉलो होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या ये दो छोटी हैं, फिर ये सबसे बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, फिर ये छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी है। इट मीन्स कुछ न कुछ लॉजिक लगने के बाद नीचे कुछ आउटकम आ रहा है, मतलब इन तीनों पे लॉजिक लगेगा और ये आउटकम आ रहा है, तो हमारा ये वाला प्रिवेल करेगा। ठीक, ये भी इसलिए ज़रूरी है देखना कि हम कैसे इस पे अपना लॉजिक अप्लाई करें, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब हमें इतना तो आइडिया हो गया है कि हम ऊपर से नीचे लॉजिक लगाएंगे। अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब यहाँ पे 72 है या 116 है, उसमें आपको पता लगेगा कि यह छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। अब वो कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है हम करके देख लेंगे। 24 की 6 के साथ नई बात बनेगी, 6 की 8 के साथ बात बनेगी, 8 6 का 48, और 24 मल्टीप्लाई तो नहीं, अगर 24 को हम जोड़ दें तो क्या आएगा, 72। हाँ आ रहा है हमारा, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको प्लस कर दिया। सेम दूसरे में 14 सत्ता 98 और 18 अगर मैं जोड़ दूं, हाँ 116, बिल्कुल सेम यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो लास्ट वाले में भी ऐसा ही होगा कि 9 की इस क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीप्लाई होगी और 12 को जोड़ दिया जाएगा, और तब 48 आएगा। अगर 12 को जोड़ दिया जाएगा तो अगर मान लो मैं 48 में से 12 घटा दूं, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो बच जाएगा। ठीक है, 36 आना चाहिए, 9 और इस क्वेश्चन मार्क की मल्टीप्लाई। अब 9 और क्वेश्चन मार्क की मल्टीप्लाई 36 है, तो क्वेश्चन मार्क कितना है, 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपके आंसर भी पहले से ही ग्रीन कर रखे हैं। तो ये मैंने देखो डायरेक्ट भी बता सकता था कि ये लॉजिक फॉलो होगा, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे सोचना है वो मेरी प्रायोरिटी थी, कि आप ऐसे ऐसे सोच के लॉजिक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी वेन डायग्राम दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये भी जरूर देख लेना। सीधा स्टेटमेंट्स पे नहीं जाना। कई बार ये लिखा कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कथन सही है। अब देखते हैं, वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है।
वह घोड़े, घोड़े ये हैं और गाय ये हैं। वह घोड़े जो गाय नहीं है, ये तो गाय हैं, ये वाले घोड़े तो गाय हैं, और जो नहीं है वो कौन से हैं, ये हैं। इनको जोड़ दो तो लास्ट में 0 आएगा, 9 और 1 10, जबकि ये 161 है। देखो पूरा भी जोड़ लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है। सेकंड, वह बैल जो गाय हैं, वह बैल, अब इसको क्लियर कर देता हूँ। वह बैल, बैल ये हैं जो गाय हैं, मतलब दोनों कॉमन होने चाहिए। 21 और 7 28, लेकिन यहाँ पे 7 है, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमें एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है, बट उसमें एक पद गलत है, मतलब भाई एक रॉन्ग टर्म है। उस रॉन्ग टर्म को हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एल के बाद जी आ रहा है, जी के बाद बी, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अब हम यहाँ देखें, जे के बाद एम आ रहा, पी आ रहा, टी आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले हम जे वाली सीरीज पे अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर इससे नहीं पता चलेगा तो हम एल वाली सीरीज पे अप्लाई करेंगे कि भाई हमें पता चल जाएगा रॉन्ग टर्म कौन सी है। ये देखो सेकंड जो है ना अल्फाबेट्स हर एक सीरीज का, मैंने ये ले लिया। अब जे के बाद एम आ रहा है, तो जे के बाद अब देख लेते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ एस आना चाहिए। हमें पता चल गया यहाँ गड़बड़। अगर यहाँ एस होता तो क्या बनता, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। देखो ऐसे करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा यहाँ एस आना चाहिए था, लेकिन टी दे रखा है, इट मीन्स डब्ल्यू टी गलत है। अगर हमें इससे नहीं पता चलता तो हम एल जी बी बी डब्ल्यू आर एम इसको इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते थे। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन है हमारा, कितनी कार चाय हैं, कितनी कार चाय हैं। अब एक बात बताओ, ये 8 और 44 44, इनको जोड़ दे तो कितना बन जाएगा, 52। इतनी इतनी कार चाय सॉरी। अब ये एक आपके सामने फिगर है और नीचे की तरफ इस पे मिरर लगा हुआ है। उसका बताओ कि भी इमेज कैसी बनेगी। अब इमेज को देखने के लिए अब हमें पता होना चाहिए कि ये अगर मिरर के पास में है तो सेम हिस्सा मिरर की इमेज में भी पास में होगा, तो देखा जाए तो सभी में है। फिर पता चलेगा कि भाई जो ये फिगर है इसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो नीचे वाले फिगर्स जो इमेज बनेगी उसमें नीचे की तरफ होगा। इसमें नीचे है, इसमें नीचे, इसमें नीचे, लेकिन इसमें नीचे तो है लेकिन डायरेक्शन दूसरी है, तो ये फॉलो नहीं होगा। अच्छा, अब जेड उल्टा बना हुआ है, इसमें आप देख रहे होगे जेड उल्टा बना, तो इमेज में वो सीधा बन जाएगा। ठीक है ना, एक प्लेन मिरर है उसमें इमेज उल्टी बनती है, तो ये जेड भी उल्टा है। ठीक, ये जेड सीधा है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये ऑलरेडी पॉसिबल नहीं था। अब हमें पता चला कि इन दो में से ही एक हमारा आंसर है। अब इनमें डिफरेंस क्या बचा है, इनमें ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। डिफरेंस बचा ये जो मतलब जो फील्ड फिगर नहीं है ना, वो बचा है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसका मुंह राइट साइड की तरफ है, ये ऐसे है। ठीक, ऐसे ऐसे है, तो जो ये फेस है ना, ये फेस ये राइट साइड की तरफ ही रहेगा। उल्टा होगा लेकिन राइट साइड की तरफ रहेगा, लेकिन जबकि इसमें इसका फेस दूसरी साइड है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बस ये देखना है, इतना सा आपका आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, अब हमें भाई 4 पेयर दिए गए हैं, इन 4 पेयर्स में से बताना है कि कौन सा अलग है। विषम विषम लिखा है, विषम कौन सा है, अलग कौन सा है जो दूसरों की तरह फॉलो नहीं कर रहा। अब हम देख लेंगे ए बी सी डी पी क्यू एल एम, भाई फर्स्ट वाले जो अल्फ़ाबेट है वो तो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद है एन ओ पी जे के एल क्यू आर एस एफ जी एच, एच आना चाहिए लेकिन यहाँ जी है, इट मीन्स ये विषम है, ये फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा भाई, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आपका ये बताना है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है भाई। हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है, सभी पी क्यों हैं। ठीक है भाई, क्यों हैं, सभी पी क्यों हैं,
ऐसे बोल रहे तो सभी पी क्यू हैं, कुछ पी सी हैं, कुछ पी सी हैं। ठीक है, ये फिगर बन गया भाई, इसमें और कोई ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं है। अब हमें कंक्लूजन पे जाना है। कुछ क्यू सी हैं, कुछ क्यू सी हैं, बिल्कुल देखो ये रहा डेफिनेटली कुछ क्यू सी हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ पी सी नहीं है, कुछ पी सी नहीं है, ऐसा कैसे? अब इन्होंने खुद ही तो बोला कुछ पी सी हैं और अब पूछ रहा है कि कुछ पी सी नहीं है। अरे बिल्कुल है भाई, गलत है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ पी सी है इन्होंने खुद ही बताया हमें। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको ही फॉलो किया गया है। अच्छा, अब बिंदु ए बिंदु सी, मतलब देखो बिंदु को मैं पॉइंट बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने के लिए, कि जो पॉइंट ए है वो सी से 60 मीटर पश्चिम में है, मतलब वेस्ट में है। पहले तो डायरेक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक। अब पॉइंट ए पॉइंट सी से 60 मीटर वेस्ट में है। भाई सी पॉइंट यहाँ है, ठीक, और पॉइंट ए है वेस्ट में, कितना? 60 मीटर, ये 60 मीटर है, ओके। पॉइंट बी पॉइंट सी से 40 मीटर नॉर्थ में है। अरे भाई पॉइंट बी यहाँ 40 मीटर नॉर्थ में है। पॉइंट सी पॉइंट डी से 50 मीटर नॉर्थ में है। पॉइंट सी है किसके कंपैरिजन में? पॉइंट डी के कंपैरिजन में, कितना? 50 मीटर। भाई ये 50 मीटर है नॉर्थ में। अच्छा, पॉइंट बी और पॉइंट बी पॉइंट सी ई से 30 मीटर ईस्ट में है। पॉइंट बी ईस्ट में है, देखो ईस्ट डायरेक्शन ये है, पॉइंट बी ईस्ट में होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? पॉइंट ई के, और पॉइंट ई है यहाँ, तो ये ईस्ट में हो गया बी 30 मीटर। अब लास्ट है पॉइंट एफ, पॉइंट ई से 80 मीटर साउथ में है। पॉइंट एफ और ये है पॉइंट एफ, ये 80 मीटर साउथ में है, किससे? ई से। अब हमें बताना पॉइंट ए और एफ में कितनी दूरी है, मतलब पॉइंट ए पॉइंट एफ से कितनी दूरी तथा कौन सी दिशा में है। पॉइंट ए बताना है एफ के कंपैरिजन में। अब देखो पॉइंट ए बताना है एफ के कंपैरिजन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ऐसे गया है तो नॉर्थ वेस्ट होगी, मतलब उत्तर पश्चिम, दो हैं उत्तर पश्चिम, ए और सी। अब हमें बताना है ये टोटल, ये तो है 60 और ये है 30, तो ये 30 हो गया, इसका मतलब ये भी बच गया 30। ये टोटल 80 है ई और एफ, आप देखेंगे तो ये 40 है, तो ये कितना बच गया? 40। अब आपको पता होगा कि राइट एंगल का ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, तो ये 30 40 50 नहीं होगा। तो बहुत जो भी ऐसे है ना, ऐसे सोच समझ के ही वो बत देते हैं ताकि बंदा राइट एंगल वाला जो ट्रिपलेट है वो लगाए और आंसर दे दे। इसमें उसको आपको कैलकुलेशन नहीं देगा कि भाई मैथ्स की तरह आपको कैलकुलेट करना पड़े, ठीक। बस अपने को थोड़ा सा टाइम वेस्ट कराने के लिए उन्होंने ये दिया है, बट कोई नहीं, किया जा सकता है। अच्छा भाई, अगला रिलेशन का दिया है। ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि टाइम वेस्ट के लिए ही दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को आपको या तो छोड़ देना है या सबसे लेट करना है। अपने दिल पे, ईगो पे नहीं लेना है कि भाई मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया, मैं तो इसको करके ही छोड़ूंगा। आपका सारा टाइम खा जाएगा। अब बाई चांस आपने ऊपर से चालू किया तो थर्ड तक आते आते आपका इतना टाइम और दिमाग खराब हो चुका होगा, और एक भी बीच में कहीं भी गलती, आपका क्वेश्चन भी गलत, टाइम भी वेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को लेट करना है, लास्ट में करना है, और कोशिश ये करनी है कि अगर टाइम बचे तो ही इसकी क्वेश्चन के ऊपर आप आएँ। लेकिन चलो, हमारे सामने है तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इससे पहली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि जिसका रिलेशन पूछा है ना, एफ और ए का जैसे पूछा है, तो जहाँ सबसे पास में है वो वहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक में सबसे लास्ट में, एक्सट्रीम एंड्स में है, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, या तो हम ऊपर से शुरू करेंगे या नीचे से। तो ठीक है, हम नीचे से शुरू कर लेते हैं। अब ये है, मैं डी, ये जो डी है ना, इसको कर रहा हूँ, ओके। ए स्टार बी क्या लिखा है? ए बी की माता है, मतलब ऐसे पी स्टार क्यू दे रखा है, तो हम ए और बी की फॉर्म में बोलेंगे। ए माता है किसकी? बी की, ये माता है, ठीक है, बी की। बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी, पी क्यू की पुत्री है, मतलब बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है भाई। सी इसका मतलब पिता हुआ,
ठीक है ना। ए इसकी माता है तो सी की भी बेटी है, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हुए, ये इसकी बेटी हुई, ठीक है। फिर सी इज लेस देन क्या है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, ओके। और डी प्लस ई, डी ई का पुत्र है, डी पुत्र है, सॉरी, डी ई का पुत्र है, और आगे ई भी एफ का पुत्र है, ऐसा ही है, ई भी एफ का पुत्र है। देखो ये तो काफी पीढ़ी ऊपर चला गया मामला, और हमसे पूछा गया है एफ को ए का पिता दर्शाता है, एफ को ए का पिता ना, ये तो दादा वाली पीढ़ी में चला गया, तो इट मीन्स ये फॉलो नहीं हो रहा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, सी वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सी वाले ऑप्शन में क्या है, a@b, क्या लिखा है, ए बी की, पी क्यू की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है किसकी, बी की, और बी स्टार सी, बी सी की माता है, ठीक है। अब सी का जेंडर नहीं है, मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, सी का जेंडर हमें पता नहीं है, सी लेस देन डी, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, ये भी भाई बहन हुए, ये डी का भाई है, और डी इज ग्रेटर देन ई, डी ई की बहन है, ई की बहन है, ठीक। और ई प्लस एफ, ई एफ का पुत्र है, तो मतलब ये पुत्र है, ये पुत्र है किसका, एफ का। अब मान लो ये माता है, ये सारे आपस में भाई बहन हैं, तो ये पिता नहीं हुआ, ये पिता हुआ, तो ये हस्बैंड वाइफ नहीं हुए, और ये हस्बैंड वाइफ हुए, तो ये ए और एफ में क्या रिलेशन है, एफ ए का पिता नहीं है, तो एफ ए का पिता, इसका मतलब आंसर ये है। देखो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग था, और आपको कंफ्यूज भी करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मुझे लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से छोड़ देना ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही आपको सीरीज दे रखी है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और आपके नंबर्स भी हैं, तो हमने पहले भी सोचा हुआ है कि नंबर्स पे ही हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें बताना गलत पद। 281, 317, 343, 389, 425 और 461। सॉरी। अब हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 7 में से 6 गया 36, 13 में से 7 गया 6, गया 2 26, 9 6 8 5 4 गए 4, 15 9 गए 6, 8 गए 3, 11 5 गए 6, और 6 में से 5 में से 2 गया 3। अब एक चीज़ हमें पता चली, एक चीज़ निकल के आई कि जो 36 यहाँ भी आ रहा है, 36 यहाँ भी आ रहा है, और 36 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दो जगह 36 नहीं आ रहा यहाँ, और ये दोनों कहाँ से लिंक्ड है, ये दोनों 343 से लिंक्ड है। इसका मतलब है अगर यहाँ 353 होता तो इधर 10 बढ़ जाता तो यहाँ 36 आ जाता, और इधर 10 घट जाता तो यहाँ 36 आ जाता। हमें पता चल गया कि ये 343 जो आप हमारे उसमें सीरीज में दिया गया ना, ये गलत है, और ये गलत है तो हमारा आंसर भी ये वाली टर्म ही होगी। देखो नंबर्स पे आप लॉजिक लगाना इजी है रेदर देन अल्फ़ाबेट्स, इसलिए हम पहले नंबर्स पे लगाते हैं। अगर यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता तो हम अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाते, ठीक है। हमें यहीं पे मिल गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अब 6 व्यक्ति बैठे हैं PQRSTU, जो उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब भाई नॉर्थ साइड में फेस करके बैठे हैं। अच्छा हम पहले ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। QS की दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब चलो हम कर ही लेते हैं, कहीं भी बैठा लो, QS के दाईं ओर, मान लो S हमने यहाँ बैठा लिया, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ बैठा है, मैं वैसे बता रहा हूँ। QS के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, अच्छा Q यहाँ बैठा है। P एंड Q के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, P और Q के बीच में है ना भाई, एक व्यक्ति बैठता तो P को हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि R तथा T के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, R और T के बीच में 3 व्यक्ति कहाँ पे, मतलब R यहाँ पे आएगा, T
T यहाँ आएगा या R यहाँ आएगा या T यहाँ आएगा। R P के तुरंत बाईं ओर बैठता है, R P के तुरंत बाईं ओर बैठता है यहाँ। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे स्टेटमेंट में गड़बड़ी है। स्टेटमेंट में गड़बड़ी क्या है, हमने S को यहाँ बैठाया था जो कि ज़रूरी नहीं था। तो एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में वैसे कंडीशन हमें लिख लेनी थी अलग से, मैं डायरेक्ट वैसे बता रहा था कि अगर आप डायरेक्ट भी करो तो कैसे करोगे। अब ये वाली पोजीशन यहाँ चली जाए तो अब हम देख सकते हैं पी आर के दाईं लेफ्ट साइड में बैठता है, तुरंत बाईं ओर बैठता है, और आर और टी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, 1 2 3, यहाँ पे टी बैठा दिया। अब बच गया यू ऐसे बैठे, ठीक है। तो आप कंडीशन लेके भी कर सकते हो, जैसे मैंने पिछली बार कराया था। अब की बार मैं आपको जो कई बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा था। तो देखो हमारा ये आउटकम आता है, टी और यू के बीच में कितने लोग बैठते हैं, टी और यू के बीच में भाई एक ही बंदा बैठा है जो कि क्यू है, ठीक है। आपका एक आएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर है, उसको लिखा है EKEUZLZ। अब हम देखेंगे यहाँ पे C और उनके E के बीच में D आता है, HIJABCDPQRSTUTUVWXYZ, मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट हमें इतना सा पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, तो हम स्टूडेंट का उसी तरीके से लॉजिक अप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट देखो STU, चलो STU TUVW UVWXY DEFGHI, अच्छा EFGHIJK NOPQRSTU, और T के बाद है U, मतलब 7 आने चाहिए, UVWXYZA, और आखिरी में आएगा B। अब देखो ये कहाँ पे है, देखो थर्ड ऑप्शन UWYIKUB, इट मीन्स C हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको लॉजिक फाइंड आउट करना, तो उसके बाद आप बहुत इजीली आंसर निकाल लोगे। भाई जो 13th क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि भी एक सुबह, मतलब एक मॉर्निंग, ए तथा बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। यदि ए की परछाई उसके पीछे बनती है, कि भाई ए की जो शेडो है वो जैसे खड़ा है ना उसकी बैक साइड की तरफ बनती है, तो बी किस डायरेक्शन में देख रहा है। सबसे पहली बात, अगेन हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने हमसे डायरेक्शन का ज्ञान जानने के लिए क्वेश्चन दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। दूसरा ये भी हमें पता होना चाहिए कि सुबह सुबह जो सूरज है वो कौन सी डायरेक्शन से उगता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो ईस्ट है, ये ईस्ट है हमारा और ये वेस्ट है। ईस्ट से हमारा सूरज उगता है बिल्कुल लाल एकदम से, और जो सूरज की रोशनी है वो ऐसे पड़ती है, ठीक। जो बंदा यहाँ खड़ा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी, ये ऐसे पीछे परछाई बनेगी, ओके। ये परछाई है। और जो बंदा यहाँ पर इस तरफ मुंह करके खड़ा है, उसकी परछाई उसके आगे बनेगी। ये तो आप नॉर्मल सा लॉजिक है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन हमें ये बोला गया है कि ए बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब हमें नहीं पता इनमें से ए कौन और बी कौन सा है, लेकिन अगली ये लाइन ये बोल रहा है ना कि ए की परछाई उसके पीछे बनती है, इसका मतलब भाई ये ए है और ये बी है। तो अब बताओ बी किस डायरेक्शन में देख रहा है, भाई वेस्ट में देख रहा है, मतलब पश्चिम में। तो आ गया आंसर। बस हमें इतना सा बेसिक सा एक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के स्थान आने वाले हैं। अरे यार इसमें ये है ना लोड नहीं हुआ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दर्पण कोई भी रेखा पर रखा जाए तो इसमें भी फिगर लोड नहीं हुआ। सॉरी भाई, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, उसमें फिगर्स डाउनलोड नहीं हुए। चलिए कोई नहीं, वो हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। हम डेफिनेटली अगर आपको कहीं से पेपर मिले तो आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ही इसमें रिलेशन दिया गया इस क्वेश्चन में, वैसे ही हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इनमें रिलेशन क्या है, वही हमारा जो लॉजिक लगाने का तरीका है, एल पी और टी में लगा देंगे।
अब एल और पी में क्या है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब लगा लेते हैं, इसी पे ही ट्राई कर लेंगे हम, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्या लॉजिक है। यू के बाद है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आना चाहिए, ठीक है। फिर है वाई के बाद जेड ए बी सी, ठीक है, फॉलो हो रहा है। अच्छा, फिर जेड वी आर, ये तो उल्टा चल रहा है, ये फॉलो नहीं होगा। एन के बाद एन है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, फॉलो हो रहा है। पी क्यू आर, ये भी उल्टा जा रहा है, ये फॉलो नहीं होगा। तो ए और सी में से हमें पता करना है कि कौन सा फॉलो हो रहा है। अब एक्स पे चलेंगे, एक्स से ये उल्टा जा रहा है, और ये डी से ये भी उल्टा जा रहा है। हमें यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा जो क्यू है, क्यू के बाद एम उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। कैसे जा रहा है, अब देखो, क्यू एम आई दे रखा है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे है। अब हम ये लिख लेते हैं पहले एक्स वाला, एक्स बी और ई, ठीक। तो अगर हम देखें, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हमें तो रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि x के बाद b आएगा फिर e आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे हम देखेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन है। तो रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा है, डी जेड वी, तो ये फॉलो हो रहा है, इसलिए आपका आंसर भी सी होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज हमें करनी है 4 12 48। देखो ये बहुत ही सिंपल है, 4 तिया 12, चौका 48, पंजा 240, छिक्का 1440, 7 गुना 7 कर दो, आ जाएगा आपका आंसर 7 चौका 28, 2 14 7 98 और 2 100, ये आपका आंसर, ठीक। अच्छा भाई, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी की डिफरेंट हाइट्स हैं, हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, कितने लोग हो गए, 6 7 7 बना दिया हमने। ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है, देखो ये सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा हाइट वाला है, तो ए की तीसरी, 1 2 3, तीसरी सबसे कम ऊंचाई है। ए तथा डी की ऊंचाइयों में के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई है। अब देखो नीचे तो 2 व्यक्ति बीच में आ नहीं सकते, क्योंकि डी यहाँ बैठना पड़ेगा, डी के लिए यहाँ स्पेस है नहीं, तो ऊपर चलेंगे हम, यहाँ पे डी आएगा। फिर ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से कम है, मतलब भाई जी की हाइट ज्यादा है, ई की कम है, ये हमने देख लिया। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, मतलब भाई ए नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा, ये भी पता चल गया हमें। केवल 2 व्यक्तियों की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से अधिक है, भाई हमें डायरेक्ट बता दिया कि ये और ये 2 लोग ही ऊंचे हैं एफ से, तो एफ यहां बैठेगा। सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है, अब जो सी की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से अधिक है। अब 2 स्पेस खाली हैं ए के ऊपर, और बी की हाइट ए से ज्यादा है और सी की हाइट बी से ज्यादा है, तो कौन से स्पेस फिल होंगे, भाई सी की हाइट तो बी से ज्यादा है, यहाँ बी को बैठा दिया, और बी की हाइट ए से ज्यादा है, हो गया हमारा फिल। अब नीचे 2 चीज बच गई, 2 स्पेस बच गए, जी और ई, जी की हाइट ज्यादा है, ई की कम है, हमारा हो गया एक कंप्लीट कंक्लूजन निकल के आ गया। अब हम देखेंगे कौन सा कथन सही है। भाई करेक्ट स्टेटमेंट, सी की ऊंचाई सबसे अधिक है, सी की ऊंचाई सबसे अधिक है, बिल्कुल ठीक है। ई की ऊंचाई सबसे कम नहीं है ना भाई, ई की ऊंचाई सबसे कम है, लेकिन यहाँ बोला कम नहीं है, तो ये फॉलो नहीं होगा आपका, केवल एक फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो होगी। अच्छा, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ए, सॉरी सभी ए पी हैं, ओके, कुछ पी टी हैं, ओके। ए से कोई रिलेशन नहीं बताया, ध्यान देना है इसको, टी का और ए का कोई रिलेशन नहीं बताया। कुछ टी एस हैं, कुछ टी एस हैं। अब ये 2 केस हो सकते हैं, कुछ टी एस ऐसे भी हो सकते हैं, दूसरा केस ये भी हो सकता है, टी ऐसे हो गया, ये पी हो गया, अब मैं ऐसे बना दूं, उन्होंने टी और एस का रिलेशन बताया, ए और पी के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बताया, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब इन दोनों को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कंक्लूजन। कुछ पी एस हैं, कुछ पी एस हैं,
कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ तो पता चल रहा है कि कुछ पी एस हैं, लेकिन इस वाले फिगर में, इस वाले केस में नहीं पता चल रहा है कि भी कुछ पी एस हैं, तो इट मीन्स ये फॉलो नहीं होगा। कुछ ए टी हैं, कुछ ए टी हैं, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। कुछ पी एस नहीं है, कुछ पी एस नहीं है, भाई ऐसा भी ज़रूरी नहीं, यहाँ पे दूसरे केस में हमारे कुछ पी एस हैं, इट मीन्स ये भी फॉलो नहीं होगा, तो हमारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। और ये दो केस हमने कैसे बनाए हैं ये आपको पता चल ही गया है, ठीक है ना। जिस जिसका जो रिलेशन दिया है ना हम वैसा ही बनाएंगे, जिसका नहीं दिया तो वो हम पॉसिबिलिटी में रखेंगे, और जो भी हमारा कंक्लूजन होता है वो 100% फॉलो होना चाहिए, तभी वो फॉलो माना जाएगा। अगर मान लो एक केस में भी वो फॉलो नहीं हो रहा तो फॉलो नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसकी यही खास बात है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कार का सड़क से जो रिलेशन है तो पनडुब्बी का किससे है। भाई कार मतलब सड़क पे चलती है, पनडुब्बी कहाँ चलती है, और पनडुब्बी हवा में चलती है नहीं, पनडुब्बी पटरी पे चलती है नहीं, पनडुब्बी सड़क पे चलती है नहीं, तो पनडुब्बी चलेगी पानी में, तो आपका आंसर है पानी। चलिए, आज के हमारे 2 क्वेश्चन बीच में गायब थे तो इसलिए हम कर नहीं पाए, बट आई होप वो अगर होते भी तो आप अपने एंड से कर लेते हैं। चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, हम मैथ्स का पोर्शन करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।